बीरबल और सोने की ईंट। शाम के सुनहरी किरणें आंगन में घुल रही थी और अकबर दरबार में हल्की सी उदासी छाई थी। हर दिन की तरह आज भी सर्वोत्तम मंत्रियों की सलाह ली जा रही थी, लेकिन आज अकबर के मन में एक असामान्य सवाल घूम रहा था। क्या सती सुंदरता का कभी अस्तित्वहीन प्रमाण मिल सकता है? अचानक बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं आज आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ अद्भुत बताने जा रहा हूं कि कैसे एक साधारण ईंट गोला बारूद की तरह बदल सकती है। दरबार में खामोशी छा गई। मंत्री, राजकुमार और विद्वान सभी की निगाहें बीरबल की ओर थी। बीरबल ने अपनी सभा की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में शुरू किया। शहर की एक कोने पर एक धूर्त व्यापारी रहता था। नाम था भरमचंद। उसे सोने की चकाचौंध और उससे भी तेज दौलत से बेहद मोह था। एक दिन उसे खबर मिली कि दूर दराज के पहाड़ों में एक अनोखी खान है, जहां सोने की ईंटें खुद ब खुद निकलती हैं। खुदा की देन। भरमचंद ने तुरंत अपने 3 भरोसेमंद साथी रत्नाकर, शोभाख्यात और कालिया को बुलाया और कहा, भाइयों, ये खबर सत्य है या मिथ? फिर भी क्या आप मेरे साथ इस सोने की ईंट वाली खान तक चलने को तैयार हो? तीनों ने मिलकर हंसते हुए स्वीकृति दे दी। भीषण सन और पहाड़ियों की दुर्गम राहें, सब कुछ पार किया गया। रास्ते में अजीबोगरीब घटनाएं हुई, जैसे चट्टानों से गिरते कंकड़ बिना किसी कारण से सुनाई देते थे, और अचानक मन में अरण्यवासी गायकों की मिठास समा जाती। 3 दिन की यात्रा के बाद वे उस अंधेरी घाटी में पहुंचे जहां एक विशाल गुफा थी। अंदर घुसते ही उनका चौंका देना स्वाभाविक था। सिर्फ मिट्टी की ईंटें थी, लेकिन दीवारें और छत सोने जैसी चमक बिखेर रही थी। भरमचंद की आंखों में भटकाव बढ़ने लगा। क्या ये सच में सोने की ईंटें हैं? रत्नाकर ने एक ईंट तोड़ी और उसे दबाते ही जमीन में धंस गया, लेकिन कुछ नहीं टूटा। क्या ये सच में ईंट थी या कोई चाल थी? कुछ देर बाद चारों ने एक मेल तैयार किया। क्राफ्टेड टिन सिलेंडर में जांच के लिए सोने की ईंटों को पैक किया। लौटते समय अजीब घाव वाले निशान आए, जैसे किसी छुपे रक्षक ने उन पर नजर रखी थी। रात में एक तेज गुडगोद से चारों चिल्ला उठे। किसी छाया ने बरामद वस्तुओं की जासूसी की थी। अगली सुबह इन्होंने महसूस किया कि उनकी एक एक चीज गायब थी। रजाई, भोजन सामग्री और उनसे भी महत्वपूर्ण एक सोने की ईंट गायब। किसी ने उसे किसी सिपाही जैसे उठा लिया हो, या उन पर कोई रहस्यमयी जिन्न का आक्रमण था। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया रहस्य। एक दिन रात्रि में बीच गुफा के धुंधले प्रकाश में एक स्वर सुनाई दिया, सच्चाई गहरे में है, बिना किसी मानव वजूद के। चारों एक दूसरे की ओर चेहरा लेकर देखते रहे। भगवान अकबर ने जब यह कहानी सुनी तो बीरबल ने शांत चित होकर कहा, जहांपनाह, क्या यह घटना सच थी? क्या यह सुनाई देना, गायब कर देना, क्या सब दिमागी भ्रम था या वास्तविक शक्ति? अकबर भी चुप था। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, इस कहानी का अंत अभी बाकी है। यात्रा। भरमचंद व 3 साथी अज्ञात सोने की खान की तलाश में निकलते हैं। खान, चमकती दीवारों वाली गुफा, जिसमें मिट्टी के पर सोने जैसी चमक। अनिश्चितता, ईंट का परीक्षण, चोरी और अजीब आवाजें सब मिलते हैं। गुप्त तत्व, रात में आवाजें, परछाइयां, रहस्यमयी चश्मदीद गवाह, जिन्हें कोई देख नहीं पाया। अनकम्प्लिश्ड एंड, चोरी और खनिजीय परीक्षण के परिणाम अज्ञात। अंत तक जिम्मेदार रहस्य बना रहता है। क्या वे सोने की ईंटें लेकर लौट पाए? क्या खान का रहस्य सच में सोने का था, या सिर्फ मोह माया का एक छल? क्या वह चोरी किसी ने की, या खुद खान में छिपा कोई जाल? क्या भरमचंद और साथी अकबर के पास लौटेंगे, या फिर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? ये सब भविष्य में आपके कलम का इंतजार कर रहा है। भरमचंद, रत्नाकर, शोभाख्यात और कालिया चोरी हो चुके सोने की ईंट की आड़ में लौट चुके थे, लेकिन अब रास्ते में हर कदम भारी लग रहा था।
गुफा से बाहर निकलते ही चारों ने महसूस किया कि वातावरण गाढ़ा और गुप्त रूप से कई आंखों द्वारा निगरानी में रखा गया है। परछाइयां उनसे आगे पीछे चल रही थी, कभी पेड़ों की शाखाओं के बीच, कभी दूर चट्टानों पर ठहरकर झांकती। रातें ठंडी थी और दूर दूर से अजीब कर्कश आवाजें आती थी, जैसे कोई पुरानी रूहें जाग उठी हों। वे चारों एकत्र मिले और गेलेड लैंप की उदासी सी रोशनी में बैठ गए। हमें अब तुरंत शहर लौटना चाहिए, रत्नाकर ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन इस ईंट की कीमत क्या है? क्या असली सोना है या कोई जाल? भरमचंद की आवाज में बेचैनी थी। जांच लेंगे, लेकिन पहले रात सुरक्षित गुजारे, शोभाख्यात ने सुझाव दिया। वे एक मध्यम दूरी पर स्थित चट्टानी आश्रय में रुके, जहां 2 रातें गुजरी, प्रत्येक रात रहस्यमयी घटनाओं से घिरी हुई। किसी ने रजाई उठाई, कोई सामान हिलाया, लेकिन देख पाने वाला कोई नहीं था। तीसरी सुबह कुछ बची खुची चीजों की जांच अतिरिक्त क्यूरेशन के लिए की गई। चारों ने सोचा, खुद ही इसकी वैज्ञानिक गहराई में उतरेंगे। रत्नाकर और शोभाख्यात ने ईंटों का टेस्ट करने के लिए छोटा हीटिंग चैम्बर बनाया। आग से ईंट को गर्म किया गया तो उस पर सोने की तरह चमक बनी रही, परंतु जब उन पर थोड़ा कत्था मिट्टी लगाया गया, वो वही सफेद हो गई, कोई स्थायी सोना नहीं। मतलब ये नकली है? कालिया ने आश्चर्य व्यक्त किया। भरमचंद चुप था, लेकिन उसकी नजरें अब एक नए जाल की ओर खुल रही थी। क्या किसी ने उन्हें ठगने की सोची थी? लौटते समय उन्हें मध्य रास्ते में कुछ पथरीले दैत्य अंगूठे के निशान दिखे, जिन्हें देखकर लगता था मानो किसी विशाल जीव ने एक चौकी गढ़ी हो। ये निशान इंसानी नहीं, रत्नाकर ने कहा। तो कौन छोड़ा होगा? पुराने युग का कोई विशाल रक्तपिशाच? शोभाख्यात की आवाज में डर था, पर चारों सावधान थे। अगला पड़ाव अब जल्दी था। शहर की दीवारें दूरी में दिखाई देने लगी। जैसे ही चारों निकट गांव पहुंचे, कुछ संदिग्ध लोग उनके पीछे पीछे दिखाई दिए, घने वस्त्र और चेहरों पर मिट्टी। ये हम पर नजर रख रहे हैं, भरमचंद ने फुसफुसाया। क्या ये व्यापारी दल है या कोई और शक्ति? क्षण भर बाद चारों ने हवा में कुछ आवाज सुनी। सोने की कीमत है जान से भी बढ़कर, मगर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये स्वर मानव था, पर उदास, गूढ़, मरने के बाद भी जीवित। एक पुरानी हवेली के अंदर उन्हें एक सुखद आश्रय मिला, पर वहां की दीवारों पर लिखी अजीब लिपियों ने उन्हें चौंका दिया। ये धन तुम्हें लुभाएगा, लेकिन इसकी रोशनी में तुम खो जाओगे। सच वो नहीं जो तुमने देखा, भय वो है जिसे तुमने सोचा कि तुम उससे भाग सकते हो। ये कविता किसी पूर्व रहस्यमयी विद्वान द्वारा ली गई प्रतीति देती थी। चारों एक दूसरे को घूरने लगे। क्या ये चेतावनी है या कोई पुरानी कहानी का अंश? पूरी रात चारों की नींद हराम रही। अंत में भरमचंद ने आंखें खोलकर कहा, वे आ रहे हैं। और सच में उस समय 3 छायादार व्यक्ति एक एक कर भीतर प्रवेश कर गए। पहला व्यक्ति वृद्ध, शीशे लगा चश्मा पहने, चाल धीमी थी। दूसरा सूक्ष्म हाव भावों में छल था, जिसने लक्ष्य रखा। तीसरा मार्शल आर्ट की चालों में पारंगत था, कंधे पर देखे बिना कहीं सोचा गया था। तीव्रता थी। तीनों ने चुपचाप ऊपरी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां खटखटाई, छत से आवाज आई, फिर कुछ भी नहीं। पूरा आश्रय क्षेत्र दबे पाव खामोश हो गया, मगर चुप्पी में वो लोग अतीत की द्वार खोलने लगे। अगली सुबह चारों आश्रय छोड़कर जब आगे बढ़े तो गांव के बाहर एक पुराना द्वार मिला, जिस पर हाथों की उंगलियां मोल्डेड थी, जैसे हाथ के निशान, और नीचे एक संदेश, जो सोने को ले जाएगा, उसका अतीत यहां झुक जाएगा। क्या ये सोने की ईंट से सम्मोहित चेतावनी थी, या फिर एक अच्छी तरह से बनाई गई मर्यादा? भरमचंद ने महसूस किया कि सभी चिंतित हो चुके हैं। प्रत्येक रात आधी नींद में किसी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ होती थी। रिश्तेदारों में से कोई पुराना मित्र भी तब तक दिखाई नहीं दिया था। चालबाजी की चाबी नहीं सूझ रही थी। हमें ये ईंट छुपाना होगी, कहीं दूर,
कालिया ने सोचा। शोभा ख्यात सुझाव देने लगा। एक गुप्त सुरंग, गुफा की गहराइयां। उनकी निगाहें अब गुफा की ओर वापस लौट रही थी। भरमचंद ने माना कि नकली सोना उन्हें भ्रमित कर रहा था। उसने गुफा के भीतर बनाई छोटी नक्शा उत्कीर्ण किया, जिसमें वो सुरंग चिह्नित था जो गुफा के अज्ञात कक्ष से एक बांध के पार कनेक्ट होता था। इस सुरंग में प्रवेश किसी को लेना चाहिए, पर कौन? मेरों में से कुछ ने भरमचंद की आंखों में देखकर जाना। उसमें आत्मा खो चुकी थी। अचानक परछाइयां फिर वहां, हत्थे की तरह, सांस लेने वाले गुंबद की तरह, जिसमें अतीत बसता था। वो लोग जब रात में उस सुरंग के पास पहुंचे तो सामने अज्ञात गुफा द्वार था। उसमें से धीमा रोना सुनाई दे रहा था। किसी की प्रतीक्षा हो रही थी। क्या ये गुफा हमें बुला रही है? राहगीर के सहयोगी आंखें मूंद ले बैठे, जैसे कोई ताकत झोंका है जिसने उन्हें भीतर खींच लिया। सड़क पर कोई कदम नहीं। जो आवाज होती वो निशब्द थी। चलकर जब अंदर पहुंचे, दीवारों पर सोने की हद से भरी चमक थी। लेकिन चारों ने महसूस किया, ये सोना नहीं, जीवन वाहिनी की लहू है। ये खून की ईंटें हैं। रत्नाकर चीखा। हम उन्हें उसी दुर्बलता की कीमत पर ला रहे हैं कप्तान। अचानक चारों अलग अलग मार्गों पर खड़े थे। हर मार्ग पर गहरी छाया, हर मार्ग पर श्राप या मुक्ति। साथी का हाथ छूट रहा था। गुफा में गूंज उठी एक ही चुन, क्योंकि सबके जीवन संपादित हो चुके हैं। भीतरी दीवारों से परछाइयां निकल पड़ी। बिना समर्पण के रास्ता नहीं मिलती थी। भरमचंद और उसके साथी अब वास्तविकता और मिथ की सीमा पर खड़े थे। क्या वे सोने के बजाय असली चमक पकड़ पाएंगे? क्या ये ईंटें असली वस्तु या किसी सूफी समर्पण का जनक है? क्या उन्होंने खुद का अतीत बेच दिया है और अब भविष्य अधूरा रह गया है? सभी रास्ते अंधेरे में खो गए थे, पर एक द्वार खुला रह गया। जहां बना अब चारों, भरमचंद, रत्नाकर, शोभा ख्यात और कालिया, गुफा की गहराइयों में स्थित रहस्यमयी सुरंग के मुंह पर खड़े हैं। चारों की आंखों में विश्वास नहीं, पर कदम जमाए हुए हैं। भरमचंद धीमे स्वर में कहता है, जो राज छुपा है वही जंगल में दिखता है। रत्नाकर आगे बढ़ता है। उसका जीवन रोशनी और शीतलता में समाया हुआ है, पर चारों ओर अंधकार झांक रहा था। शोभा ख्यात और कालिया पीछे पीछे आते हैं, पर उनके कदम रुकते जाने का सतत संघर्ष झलकाते हैं। गुफा की दीवारों पर सोने जैसी रेखाएं अब लहू सी लाल हो चुकी थी। उनकी छू से हाथ थोड़ा सा पड़ गया और वे महसूस करते हैं जैसे गुफा श्वास ले रही हो। ठीक पीछे एक आवाज गूंजती है, यहां आपका अतीत दबा है, पर क्या आप उसे झुका सकते हैं? ये आवाज न तो बिल्कुल मानव थी, नहीं कोई स्पष्ट स्वरूप, बल्कि एक अंतसात्मिक फुसफुसाहट। वे आगे बढ़ते हैं। दीवारों पर उकेरी पुरानी लिपियां अगल-बगल चमक रही थी। एक लिपि में लिखा था। समय ने इसे लिपटा और वहां प्रकाश डर से खिल गया। कालिया रुका। समय ने क्या लपेटा? भरमचंद जवाब देता है, ऐसा लगता है जैसे हमारी यादों को ही दबाया गया हो। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते हैं, दीवारों पर उकेरी परछाइयां बदल जाती हैं। कभी उनकी खुद की, कभी किसी अज्ञात के, लगभग स्पष्ट संकेत देती है कि कोई देख रहा है। आगे एक विभाजन आता है। 3 मार्ग, 3 द्वार। पहला द्वार अंधा, साधारण, सिर्फ धूल से रूह बनता अंधेरा। दूसरा द्वार सुनहरी दीवार, परंतु वहां से कोई सुगंध नहीं आती, जैसे खोखलापन हो। तीसरा द्वार खून सी गंध, मध्यम प्रकाश में एक कच्चा चमकता सोना। इनमें से किसी एक मार्ग का चयन एक कठिन विकल्प का आगाज था। चारों में बहस होती है, पर छनते छनते भी एक दूसरे पर भरोसा टूटता दिखता है। भरमचंद के मन में लालच उभरता है। उसने अपना हाथ तीसरे द्वार की ओर सरका लिया। तमाशा बढ़ जाता है। रत्नाकर ने पहले अंधेरे मार्ग को चुना, शोभा ख्यात ने दूसरा। अवश्य कोई ठगा जाना चाहता होगा।
कालिया बीच बचाव करती है, पर थोड़ी देर बाद स्थिति बदली हुई है, चारों अलग अलग राहों पर। यह पहली विभाजन रेखा है। उनकी साझेदारी टूट गई थी और अब मार्ग अलग हो गए हैं। भरमचंद तीसरे मार्ग पर जाता है। वहां कमरे की दीवारें सोने जैसी नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी द्रव से बनी रहती है। लिक्विड गोल्ड, धीरे धीरे पलटती झुलसती, एक रत्न की तरह चमकती वस्तु कमरे के केंद्र में लटकी है। सोने की असली ईंट, पर तभी दीवारों से उस परछाई की गूंज आती है। चमक झूठी है और कीमत तुम्हारी आत्मा। उसने हाथ बढ़ाया, पर स्ट्रक्चर हिलने लगा। रत्नाकर पहले अंधेरे मार्ग में उजाले की तलाश करता है। वहां उसे एक लैंप दीवार पर दिखाई देता है, पर जैसे ही वो उसे छूता है, अंधेरा पीछे हटता और सामने एक पुराना क्षतविक्षत मोमबत्ती घर खुलता है। भित्तियों पर छायाएं उभरती हैं। यहां कुछ और है। आखिर क्या? उसने मोमबत्ती जलाई और दीवार पर उकेरा हुआ चेहरा चमका। कोई पुराना विद्वान जिसने लिपि लिखी। शोभाख्यात दूसरे मार्ग में था, जहां रास्ता अपेक्षाकृत ठोस था। पर दीवारें गूंजती हैं, तुम सच सोचते हो। भीतर उसने सोचा, क्या सच खाना है या खोज? पर दीवार पर सहसा एक हाथ उभरा, जैसे इसके पीछे छुपा कोई जीव। कालिया एक तिहरे ट्विस्ट के बिंदु पर रही। तेजी, धीमी आवाजें, कदमों की गूंज, सबने उसे एक कदम आगे बढ़ने पर मजबूर किया। पर एक टूटे हुए शीशे के टुकड़े पर उसका प्रतिबिंब बदल गया। क्या मैं वही हूं जो मैं सोचना चाहती हूं? उसने शीशे को तोड़ा और तभी सफेद प्रकाश चमका। लोग एक दूसरे से अब पूरी तरह जुदा है। उनके हर कदम में अपने और भूतपूर्व के बीच संघर्ष हो रहा था। वो अलग अलग कहानियों में उलझ गए। अभी तक पता नहीं था कि कौन सही राह पर है। जल्द ही अंतर मार्गों में धीमी गूंज पाई जाने लगी। वो धड़कन, होठों पर सरसराहट, कोमल कदम की आवाज, जैसे फिर से कोई उनके पास जा रहा हो। चारों अपनी राह पर अकेले, पर दिलों में एक दूसरे के स्वर सुनते हैं। भरमचंद यायावर ने एक फुसफुसाहट सुनी, भरमचंद। रत्नाकर ने मोमबत्ती के धुएं में रेखाएं देखीं, रत्नाकार। शोभाख्यात ने दीवार पर शब्द पढ़े, शोभाख्यात। कालिया ने शीशे में देखा, कोई उसकी आंखों में बार बार झांक रहा है। तीनों का तीसरी बार मिलना तय हुआ, कहीं एक पुरानी कक्ष में। पर वहां पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि टूटे रास्ते, खंडहर कक्ष, अस्थिर दीवार। एक सभा का मौका आने को है, लेकिन शर्त है, गुप्त विचार खुलकर रखो। भरमचंद, रत्नाकर, शोभाख्यात और कालिया, ये चारों एक दूसरे से बिछड़ चुके थे, पर अब फिर एक रहस्यपूर्ण ध्वनि उन्हें पुनः एक स्थान पर बुला रही थी। चट्टानों की गूंज, किसी मनगढ़ंत संगीत की तान। अचानक एक विशाल प्राचीन द्वार सामने प्रकट हुआ, जिस पर उकेरा गया था, जो यहां तक आए उसे अपना अतीत साथ लाना होगा, पर उस पर विश्वास ही सबसे बड़ा दायित्व होगा। ये संकेत साफ था। ये कोई सामान्य सुरंग नहीं, बल्कि आत्मिक न्यायालय जैसा कोई स्थान था। भरमचंद ने देखा कि गेट के सामने एक शिवा का तख्ती बना था। स्वर्ण की लालसा जीवन का अधूरा लेन देन बन सकती है। उसके सामने एक मंच था, जिसमें स्वर्ण की ईंटें थी, लेकिन चारों ओर रक्तचाप लकीरें घेर रही थी। ट्रायल, अगर वो स्वर्ण अपनी ओर खींचेगा तो रक्तचाप बढ़ेगा, जिसका अर्थ है लालच के कारण किसी की जान चली जाएगी। भरमचंद लौट गया, पर दिल में अब स्वयं पर सवाल उठने लगे। क्या वो लालच की कीमत चुका सकता है? रत्नाकर को एक कोने में बसी झीनी सुगंध मिली, जो अतीत की मीठी यादों में बंधी थी। उसके पीछे छिपा एक दस्तावेज था, जिसमें लिखा था, सच्चा प्रकाश वही है जो अंधकार के भीतर से निकलता है। ट्रायल, उसे अपने बचपन की यादों को तौलना था। क्या वह अपने उन अंधेरों को स्वीकार कर सकता है? उन्हें सामने एक लौह कक्ष मिला, जिसमें एक मकड़ी का विशाल जाल बना था। तुम सच को जाल समझ रहे हो?
एक तुरंती निर्णय उन्हें लेना था। या तो जाल को इतना मजबूत करना कि सच उलझ जाए, या फिर जाल को तोड़कर रास्ता बनाना। कालिया ने चेहरे के सामने एक गूढ़ शीशा देखा, जिसमें उसका चेहरा बार बार बदल रहा था। तुम स्वयं हो, या वो जो लोग तुम्हें बनाना चाहते हैं? ट्रायल, खुद को पहचानने का। क्या वह अपना असली रूप स्वीकार कर पाएगी, या फिर किसी बाहरी पहचान के आभास में खो जाएगी? चौथे सेक्शन में उनके अकेले पहरे की स्थितियां थी, पर अब एक गूंजती चुनौती थी। यदि तुम सभी सही मायने में जुड़ना चाहते हो, तो जो बूंदें गिर रही हैं, उन पर भरोसा करो। गुफा की छत से बूंदों का गिरना शुरू हुआ, और बूंदें उन स्थानों पर गिरती जहां उन्होंने स्वयं को परखा था। हर बूंद में उनकी आवाज का प्रतिध्वनित प्रतिबिंब था। उन्हें पुनः एक होने का संकेत मिला। चमकदार एकाग्रता की जगह अब साझा प्रतिबिंब था। चारों धीरे धीरे बीच में एक छोटा चक्राकार मंच पर लौट आए, जहां बूंदों से बनने वाला एकोकूल केंद्र था। वहां लिखा था, संघर्ष एकांत में घटित होता है, पर विजय समूह में। यहां से कहानी चारों को फिर एक साथ जोड़ने की दिशा में चली, पर आलस्य नहीं। आगे एक कठोर अंतिम द्वार इंतजार कर रहा था। एक विशाल द्वार सामने खुला, जिस पर लिखा था, यहां तुम्हारी एकता और तुम्हारी पहचान का मिलन होगा, पर एक फैसला लेने को तैयार हो। द्वार के आसपास छिपे थे 4 रहस्यमयी प्रतिमा। पहली, विश्वास, हाथ ऊपर उठाए हाथ में लौरा, रोशनी लिए। दूसरी, संघर्ष, तलवार लिए, रक्तरंजित पृष्ठभूमि में। तीसरी, सत्य, खुली किताब लिए, जिसके पन्ने उल्टते हुए देखे जा सकते थे। चौथी, परिवर्तन, बदलती आकृति, कभी मानव, कभी छाया। हर प्रतिमा का प्रकाश 4 अलग अलग रंगों में झिलमिलाता रहा, सुनहरा, लाल, नीला और सफेद। भरमचंद बोला, हम सबका गौरव हमारी सामूहिक पहचान में ही संचित है। रत्नाकर बोला, पर वह सच, क्या सच कभी साझा हो सकता है? शोभा ख्यात बोला, मैंने जाल को तोड़ा नहीं, पर क्या सच हमेशा एक ही होता है? कालिया बोली, मैंने स्वयं को बदला, पर क्या अब मैं वही रहूंगी? उनका मन अंदर ही अंदर लड़ रहा था। क्या हम एक की पहचान खोकर बहुरूपता में संलयन होना चाहते हैं? इस पर प्रत्येक ने खुद का अंतरतम पुनर्मूल्यांकन किया और एक साथ कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने 7 कदम बढ़ाया, द्वार की चाबियां घटने लगी। लेकिन फिर अचानक गुफा की परछाइयों में तीर बाण जैसी छवियां उभरने लगी, जो संकेत कर रही थी कि बाहर से कोई उन्हें अंदर तक ललचा रहा है। इस उद्देश्य ने चारों का उत्साह पिघला दिया। क्या ये पुनर्मिलन तैयारी है किसी वैश्विक जाल का, या उनके तत्वों की सामूहिक शक्ति का अस्तित्व साबित करने का सुनहरा मौका? भरमचंद को एक ट्रे में सोने की ईंटें दी गई, जिनके ऊपर उसके साथियों के नाम उकेरे थे। चुनौती, यदि वह उन्हें उठाएगा तो महान धन मिलेगा, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा और साथियों में दरार आ सकती है। उसने सोचा, क्या वह अपना लालच त्याग सकता है? रत्नाकर, सत्य की कसौटी। रत्नाकर को पुरानी कालीनों और दस्तावेजों के बीच खड़ा किया गया। चुनौती, एक काला पर्दा था जो एक पीछे छुपा सच छिपाए हुए था। उसे पर्दा हटाना था, लेकिन पीछे उसकी पुरानी गलती छुपी थी, जो उसकी पहचान को मिटा सकती थी। शोभा ख्यात, द्वंद्व की आग। शोभा ख्यात एक तराजू के सामने था। एक तरफ उसके स्वर्ण के स्वभाव का वजन, दूसरी तरफ साथी चिन्हों का। चुनौती, यदि वो साथी चिन्हों को प्राथमिकता देगा तो उसकी महत्वाकांक्षाएं ठप हो जाएंगी। क्या वह साझे भविष्य को प्रमुख रख सकता है? कालिया को एक मूक प्रलयास्पद शीशे के सामने रखा गया, जिसमें उसका चेहरा बार बार बदलता था। कभी वीरांगना, कभी छाया, कभी बिल्कुल अनजान। चुनौती, क्या वह अपनी खुद की मुखौटी खोल सकेगी और धुंधली हुई पहचान को साफ कर पाएगी? चारों अपने अपने ट्रायल पूरा करते हैं। प्रत्येक को अपनी एक सच स्वीकार करनी होती है।
भरमचंद ने सोने की ईंटें पीछे रख दी और पहले बार उसने अपने साथी के प्रति विश्वास दिखाया। रत्नाकर ने पर्दा हटाया और अंततः अपनी पुरानी गलती स्वीकार की। शोभा ख्यात ने साथी चिन्हों को चुना और महत्वाकांक्षा को समर्पित रखा। कालिया ने शीशे को तोड़ा और अपनी पहचान की अनिश्चितता को स्वीकार किया। ये प्रक्रिया के दौरान उनकी दृष्टियां बदलती और मजबूत होती रहीं। सभी ने आत्मीय रूप से एक दूसरे को गले लगाया। जैसे ही उन्होंने साझा निर्णय लिया, पर्दा गायब हो गया और चारों के सामने अंतिम द्वार खुल गया। एक विशाल पुस्तकालय जिसकी अलमारियां अनुभूतियों से भरी थी। 4 खंभे, विश्वास, संघर्ष, सत्य और परिवर्तन, जिनके बीच चला क्रिस्टल जूस। केंद्र में एक हल्की रोशनी जो आने वाले भविष्य की अनुभूति दे रही थी। चारों एक एक होकर अलमारियों के पास पहुंचे। भरमचंद, उसने विश्वास स्तंभ के पास हाथ रखा। विश्वास ही हमारी नींव है। रत्नाकर झुककर सत्य पुस्तक से एक पन्ना लिया जिसे गुप्त अक्षर कहते थे। शोभा ख्यात संघर्ष पत्थर को छुआ जिसमें पुरानी ज्वाला का अवशेष था। कालिया परिवर्तन की आकृति के पास झुकी जहां उसका परावर्तित स्वरूप मिला। सभी के मन में एक सौम्यता थी। क्या सच में अब ये शक्ति हमें जोड़ पाएगी? इसी बीच इनके पीछे कोई तीर गूंज उठा। एक स्याह प्रकाश की लहर दौड़ी द्वार के बाहरी हिस्से से। बीरबल की हील वाली चाल या कोई अज्ञात राजदूत? हर तरफ एक प्रतिध्वनि उठ रही थी। तुम्हारा सच मिलाया जाएगा या तुम्हें बांध दिया जाएगा। चारों चौंक गए। द्वार फिर से बंद हो गया। प्रकाश फीका और उम्मीदवारों से दूर। अब फैसला तुम्हारा है। एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। या तो द्वार को खोलो या फिर सब छोड़ जाओ। बाहर से एक आवाज। अकबर की सेना 10 कदम दूर है। गुफा के बाहरी आंगन में सुबह का भोर, जहां चारों कमरे में अलग अलग स्वप्नों से जागते हैं। भरमचंद भयभीत। उसे खुद पर शक है। क्या लालच ने मेरा मन पहले ही धोखा दिया है? रत्नाकर अतीत की गलती याद करता है। क्या मैंने सच का बोझ उठाने के बजाय खुद को कमजोर बनाया? शोभा ख्यात सतर्कता। क्या मैंने सच की दिशा में कदम बढ़ाया या फिर जाल में फंस गया? कालिया आत्मनिरीक्षण। मैं कौन हूं? स्वन्य या दूसरों की परछाई? बाहरी खतरा संकेत। दूर से बहरापन, घोड़े की टाप, अकबर के सैनिकों की कोरी आहट। स्थानांतरण। चारों गुफा के बाहरी परिसर में उजागर कमरों से निकलते हैं जब अचानक बीरबल दरबारियों सहित प्रकट होता है। बीरबल हर चुनौती में तथ्य नहीं परछायाएं भी होती है। अकबर सशक्त स्वर। मैं चाहता हूं इस सच की आधी सिलाई सुनूं तुम्हारे अनुभव की तह तक। बाहरी खतरा घात रूप। एक संदिग्ध निशान दिखाई देता, एक तीर का अंकित निशान जिसे रत्नाकर पहचानता है। ये तीर अकबर की सेना से नहीं, बाहरी तस्करी वाले गिरोह की भाषा बोला रहा है। प्रत्येक चरित्र का आंतरिक संघर्ष। भरमचंद लालच और त्याग के बीच झूलता संवाद। इंट्रामनन। अगर मैं लालच को मौत तक झंझोड़ दूं तो सच में कौन बचेगा? दोस्त या गुफा की लहुदर्शी दीवारें? रत्नाकर आत्मग्लानि की झलक। उसकी गलती जो किसी साथी की जान लेने से बचा अब सच तलाश रही है। शोभा ख्यात सशक्त बनाम राष्ट्रहित। क्या सच पृथक और अकेला है या साझे रूप में उजागर होता है? कालिया पहचान की उलझन। यदि मैं स्वयं को बदल दूं तो क्या मैं फिर वही रहूंगी? बीरबल गहराई से समझने की कोशिश करता है। उसके पास सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चालें होती हैं। वो शांति से कहता है, मन वो कक्ष है जिसके दरवाजे अक्सर भीतर से बंद होते हैं। रात का दृश्य। अचानक गुफा के बाहर एक धीमी लाठी की झनी-झनी गूंज। संदिग्ध दल, बाहरी गिरोह का अभ्यास। गिरोह के नेता, अंधेरे परछाई में एक्शन लाइन। हम सच की रोशनी नहीं चाहते, हमें सिर्फ सोने की ईंटें चाहिए। चारों की प्रतिक्रिया। भरमचंद भयभीत लेकिन डर से पार पाना चाहता है। रत्नाकर तैयारी करता है बचाव खातिर।
शोभा ख्यात रणनीति सोचता है। कभी हम आक्रमण करेंगे तो कभी झूठी सूचना कपट से। कालिया सावधान है, हमारी पहचान और मनबोध बचा रहे। बीरबल अकबर, जो बाहर खड़े दृश्य पर निगरानी कर रहे हैं, भीतर तनाव महसूस करते हैं। अकबर थोड़ा चिंतित, क्या ये हमला मेरा संकेत है या फिर आप ही हमें सच बता सकते हैं? बीरबल, ध्यान से, साहस वह है जब बाहर खतरा हो और भीतर प्रश्नों की तीव्रता। चारों स्वयं से बाहरी आतंक से लड़ने का निर्णय लेते हैं। वे मिलकर रणनीति बनाते हैं। भरमचंद गुफा के प्रवेश को बंद करेगा, रत्नाकर दूरी पर झांकी बनाए रखेगा, शोभा ख्यात भ्रामक मार्ग दिखाएगा, कालिया द्वार के पास अलार्म सिस्टम खुद की पहचान और शक्ति की ही ताजगी के रूप में। एक छोटे लेकिन निर्णायक संघर्ष की पंक्तियां, जहां बाहर गिरोह और अंदर समूह पलटकर दृष्टि जमाता है। अंत में गिरोह का पीछे हटना, लेकिन एक संदिग्ध वस्तु छोड़कर, एक लोहे का छोटा ताबीज जिस पर कहीं केटर लिखा है। पास ही दीवारों पर एक और पुरानी लिपि उकेरी है। ततरा अब बाहर नहीं, भीतर घर कर चुका है। इमारत के आंतरिक कक्ष, चारों चिंतित, थके लेकिन दृढ़ विक्षिप्त मंडप में फिर खड़े होते हैं। बीरबल कहता है, यह ताबीज बाहरी जाल दिखाता है, पर दीवारों की लिपि बताती है कि असली दुश्मन आप ही हो सकते हो। आपस में संवाद। भरमचंद सोचता है, क्या मैं फिर विश्वास खो दूंगा? रत्नाकर चिंतित, क्या मैं वास्तव में अपना सच जलाकर मूक चुपिया बनूंगा? शोभा ख्यात सवाल उठाता है, क्या सत्ता केवल झूठ के निर्माण से संभव है? कालिया, क्या मेरी पहचान परंपरा की भूली धूप में पिघलेगी? शाम होते होते अंतिम द्वार फिर सामने आता है, उस पर 4 स्तंभ प्रतीक। विश्वास की लौ भरमचंद को दिया गया। सत्य की पुस्तक रत्नाकर के हाथ में। संघर्ष की तलवार शोभा ख्यात के सपने में। परिवर्तन की परछाई कालिया के पास। अकबर, धीरे स्वर अब तुम पर है। क्या तुम इन प्रतिमाओं को संतुलित कर सकोगे? बीरबल, संकेत करते हुए, सिर्फ आंखें नहीं, मन भी देखो और फिर निर्णय लो। एक सरल स्पर्श, एक छोटी लहर, द्वार हल्का सी हलचलों में खुलने लगता है। पर तभी दूर से एक अल्फाज गूंजता, तुम्हारा सच बिक चुका है, अब क्या तुम उसे खरीद पाओगे? और तब, जहां चारों की आंखों में उस कदर की चमक थी, जैसे दीपक बुझा हो, द्वार आंशिक रूप से खुला रहा। बाहर की रोशनी पर भीतर की परछाई अड़ेग इंतजार करती। तुम ही अब तय करना, क्या जब तक त्योहार बाकी है दीपक जलाए रखोगे या उसके फूस से अंतिम लौ बुझा दोगे? आए, गीली गुफा की दीवारों पर लंबी मिनटों की रोशनी झिलमिलाने लगी थी, जब अचानक चारों, भरमचंद, रत्नाकर, शोभा ख्यात और कालिया, अकबर, बीरबल और उनकी सेना के साथ गुफा के अनजाने मार्ग में एक बड़े कक्ष में खड़े दिखे। गुफा की गहराई से हल्की चिंगारी जैसी ताजगी फूट रही थी, पर वातावरण भारी था। भरमचंद की आंखों में हल्की आशा थी कि अब सच सामने आएगा। रत्नाकर थमकर सुनने को मचल रहा था। शोभा ख्यात की दृष्टि में रणनीतिशील चमक थी और कालिया का मन पहचान के साथ संदेह में जूझ रहा था। बीरबल मुस्कुराया और सबके पास आकर बोला, हर सत्य की जड़ कहीं छिपी होती है और अक्सर वो हमारे ही अंदर गढ़ी होती है। अकबर ने कहा, तुम्हारे सामने सोने की चमक चमक रही थी, पर असली चुनौतियां सत्य को स्वीकारना, एक दूसरे पर भरोसा रखना और बाहरी खतरों से मुकाबला वही होती है। भरमचंद की आंखों में एक बार फिर लालच उभरने लगा, लेकिन बीरबल ने उसकी ओर इशारा कर कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि सब कुछ सोने की कीमत पर बिक जाए? भरमचंद झट से पीछे हट गया और आंखें झुका ली। रत्नाकर धीरे से बोला, शायद हमने सच को अतीत समझा था, जबकि इसे वर्तमान में जीना होता है। शोभा ख्यात चुप रहा, लेकिन तलवार की उंगली हिलाते हुए फुसफुसाया, क्या शक्ति से ज्यादा सच की कीमत है? हवा के झोंके से गुफा का एक दरवाजा अचानक खुला और बाहर से गिरोह के कुछ सिपाही अंदर घुस आए।
उनका नेता हाथ ऊपर उठाकर बोला, हमें ईंटें चाहिए, ना कि आपका मन। जैसे ही तलवारें खींची, भरमचंद, रत्नाकर, शोभाख्यात, कालिया ने एकजुट होकर डटकर मुकाबला किया। भरमचंद ने तलवार से रक्षक का हथियार बचाया। रत्नाकर ने गिरोह को भ्रमित करने के लिए मोमबत्ती की लौ जलाई। शोभाख्यात ने छल से एक सिपाही को घेरा और कालिया ने छुपकर अलार्म सिस्टम चालू किया। गुफा के बाहर की सेना का संकेत। बाहर मौजूद अकबर की सेना टूटकर अंदर आ पहुंची और गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, गुफा के मध्यम प्रकाश ने चारों साथियों के चेहरे पर शांति बिखेरी। बीरबल ने सभी को संक्षेप में संबोधित किया, ये गुफा तुम सबको अपना सच दिखाने आई थी और तुम्हें लड़ना सिखाया, ना कि सोने के लिए बल्कि सही के लिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अब उस ईंट की कोई परवाह नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोग अब क्या बनना चाहोगे, चमक या सच्चाई? भरमचंद के माथे पर पसीना था। लालच अधूरा रह गया, पर एक बदलाव लहराता दिखा। रत्नाकर का चेहरा संतुलन में था, शोभाख्यात का आत्मबल जोश में था और कालिया की दृष्टि पहचान के साथ मजबूत दिखी। एक चर्चा शुरू हुई। क्या वे ईंटों को दरबार में जमा करेंगे? क्या उन्हें विज्ञानियों को सौंपेंगे या सोने के ज्ञान को खुला छोड़ दें, लेकिन ईंट को अपनी जगह सील कर दें? और यहीं पर खड़ी है कहानी। चारों के कदम चीख रहे हैं निर्णय की उस मोड़ पर। भरमचंद क्या पुराने लालच को पीछे छोड़ हमसफर बने दिखेगा? रत्नाकर क्या अपने आत्मदाग से मुक्त हुआ दिखेगा? शोभाख्यात क्या शक्ति को सही कारण से इस्तेमाल करेगा या फिर झूठ की ओर लौटेगा? कालिया क्या अब अपनी पहचान को आत्मा मानकर साझा सत्य में उतर पाएगी? अकबर और बीरबल दरबार का रास्ता दिखा रहे हैं। गिरफ्तार गिरफ्तारी की वजन सी है और गुफा की दीवारें अभी भी सीने में कुछ छुपा रही है। अब तुम सब इस सोने की ईंट से क्या करेंगे? हाथ में रखकर चमक देखी या फिर उसे छोड़कर सच्चाई की चमक बनोगे? भीनी भीनी धुआं, दीवारों पर फैली धूप की रेखाएं और चारों एकांत में, बट आंतरायिक शोर में जैसे दीपक की लौ उलझी हुई हो। भरमचंद का दिल तेज धड़क रहा था। वो सोच रहा था, क्या यह सोचना कि मैंने लालच को पीछे छोड़ दिया सिर्फ एक भ्रम था? रत्नाकर ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच को जला भी सकता हूं और फिर उसे फिर उसमें से ढूंढ भी सकता हूं? शोभाख्यात ने उंगलियों से तलवार के कांटे छुए, क्या है शक्ति का अर्थ, अपनी भलाई के लिए या दूसरों के लिए? और कालिया, उसने शीशे में खुद को देखा, जो बार बार बदलता चेहरा उकेलता, मैं कौन हूं? जुड़ाव वाली छाया या अपनी आत्मा की आग? इन चारों के मन में खड़ी उन सवालों की गूंज पूरे कक्ष में गूंज रही थी। अचानक गुफा के भीतर हल्की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई भारी भारी कदम चल रहा हो। दरवाजे बंद हो गए। भरमचंद एक गलियारे की ओर बढ़ा, जहां दीवार में एक तीर का निशान छुपा था। ये निशान अकबर की सेना का नहीं, ये किसी और संदेश दे रहा है। रत्नाकर पीछे से फुसफुसाया, ये नासमझ हमला नहीं, बाहर एक गिरोह हमारी ईंटों को हैक करने आया है। वे चारों आंखें मिलाकर चल पड़े, पर अंदर एक अजीब सा डर बसा था। भरमचंद, एक मूक कक्ष में उसने देखा सोने की ईंटों का ढेर, ऊपर लिखी उसकी गलतियों की कहानी। दिल की सच्चाई बोली, लालच छोड़ दे, पर आंखों में चमक थी और हाथ ठहर गया। अंत में वो हवा में छोड़ गया एक ईंट। रत्नाकर, मिट्टी से बनी दीवार पर जवाहरात उलझे हुए थे, उसकी अतीत की गलती का दाहिने कंधे पर बोझ। उसने कदम पीछे खींचा और रोशनी में दस्तावेज फाड़ दिया। मैं सच को स्वीकार करता हूं। शोभाख्यात, एक जाल ज्यों-ज्यों पास आया, उससे निकलने का जज्बा जागा। उसने तलवार से जाल को चीर दिया। ये शक्ति उपयोग में लाई जाएगी, न कि कब्जे के लिए। कालिया, शीशे वाले कमरे में उसने अपना प्रतिबिंब तोड़ा। उसके भीतर की पहचान अब बिना कोई नकाब रहने को थी। मैं अपनी आत्मा को पहचानती हूं। जैसे ही चारों बाहर निकले, बाहर से तलवारों की टंकार,
आक्रामक बुलाहट। गुफा के रहस्यमयी चैम्बर से गिरोह के सिपाही अंदर आए। भगरोल। अंधेरे में चारों ने एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाया। भरमचंद ने तलवार उठाई। रत्नाकर ने मोमबत्ती की लपटों से अंधेरे को चीर दिया। शोभाख्यात ने छल भ्रामक झूठी सूचना दी। कालिया ने द्वार पर अलार्म चालू कर दिया। और तभी द्वार खुला। अकबर की सेना भीतर प्रवेश कर गई। गिरोह को चारों ओर से घेर लिया गया। सपाट तौर पर चारों को तारीफ मिली, पर बीरबल ने उनका ध्यान सत्य के उस दिव्य मोड़ की ओर लोड़ा। ये गुफा तुम्हें अपने सत्य से सामना कराने आई थी और तुमने उसे स्वीकार किया। अकबर ने पूछा, आज मैं चाहता हूं तुम्हारी संगति देखूं। तुम क्या बनना चाहते हो? अस्थाई चमकदार ईंट या सत्य की दीप्तिमान लौ? भरमचंद धीरे बोला, महाराज, मैं अब लालच छोड़ रहा हूं। मेरा विश्वास उन साथियों में है। रत्नाकर ने कहा, मैं सच को जिंदा रखना सीख रहा हूं। शोभाख्यात बोला, मेरी शक्ति सेवा के लिए होगी। और कालिया ने कहा, मैं अब पहचान की जिम्मेदार हूं। बीबलब ने कहा, तो ये हमारा नया सच होगा, तुम्हारी आत्माओं की चमक, न कि किसी ईंट की। और गुफा ने अचानक पंख फैलाए, दीवारें झिलमिलाई। पहले जैसी अंधेरी रहस्यमयी तैयारियां अब गायब थी और चारों के लिए एक नई राह खुल गई, परगत, जो अतीत की सीमाएं पार कर रही थी। चमकदार आज की शाम में चारों और अकबर बीरबल एक साथ गुफा के बाहर खड़े थे। आंखों में आत्मविश्वास, आत्मा में संयुक्त स्पष्ट दृष्टि। अंत में बीरबल ने कहा, अब ये सोने की ईंट नष्ट नहीं की गई, पर उसकी जगह तुम सबकी आत्माओं ने जीती है। और यही वही लाइन थी जो गुफा की गुंज थी। फिर बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, पर यहां से अगला मोड़ तुम्हारी कलम से लिखा जाएगा। बहते सफेद धुएं की एक कुहासा गुफा के अंदर चारों, भरमचंद, रत्नाकर, शोभाख्यात और कालिया मौन स्थिति में थे। हर चेहरे पर आवाज गुम थी, दिलों में सवाल और आत्मा की कसक छलक रही थी। भरमचंद बार बार खुद से कह रहा था, लालच का बोझ छोड़ना आसान नहीं। क्या सच में मैं उसे काट पाऊंगा? रत्नाकर अपनी पुरानी भूलों की तासीर महसूस कर रहा था। क्या सच को स्वीकार करना शक्ति है या भारी जिम्मेदारी? शोभाख्यात तलवार को पकड़कर सोच रहा था। क्या सच को सामने रखने से सत्ता मिलती है या झूठ से ही संरचना? कालिया शीशों वाले कमरे में अपना बदलता प्रतिबिंब देखते हुए मंत्रमुग्ध हो रही थी। क्या असली मैं वही हूं जो दुनिया देखती है या भीतर खुद? कहा करती। चमकती दीवारों पर लकीरें मन की उलझनों को कंचों की तरह आजाद कर रही थी। वातास बना हुआ था अजीब, न स्वर था, न कोई हलचल, पर भीतर हर जगह एक पलटता डर था। गुफा की दीवारों पर झिलमिलाहट, धीमी धीमी आंच से दीवारें उजली पड़ रही थी, जैसे अतीत की गलतियां उजागर हो रही हों। कहीं गूंज रही थी, सच का मार्ग अकेला नहीं, उसका बोझ साझा करना होगा। चारों के चेहरे में परछाइयां बार बार फैल और सिकुड़ रही थी। इससे एहसास हुआ कि मन की वो दीवार अभी टूटी नहीं। गुफा का दरवाजा अचानक धक्के से खुला और बाहर से आ रही क्षीण टंटनाहट से चारों में चेतना हुई। भरमचंद ने पीछे देखा, गिरोह की पहचान थी। भरमचंद ने भय में कदम बढ़ाया। क्या फिर लालच फैलने वाला है? रत्नाकर संतुलित स्वर में कह उठे, हमें मिलकर सामना करना होगा। शोभाख्यात चुप रहा, तलवार की धार मानो खुद उसका मार्ग बताने लगी थी। कालिया आंखें बंद कर कह उठी, पहचान और शक्ति साथ होंगी तभी जीत होगी। फिर उन्होंने साथ मिलकर मोमबत्ती, तलवार और दौड़ते कदमों से गिरोह को घेरा। अचानक अकबर और बीरबल सैनिकों सहित अंदर दाखिल हुए। अकबर, जो सभी का नेतृत्व कर रहे थे, बोले, तुम्हारे साथ मेरा प्रायोगिक मिलन है। न केवल सोने की ईंट की तलाश, बल्कि मानवता की परीक्षा का मार्ग। बीबलब शांत मुस्कान के साथ संवाद देने लगे। मन ही वो गुफा है जिसकी दीवारों पर हम झूठ और सच की कहानी खुद लिखते हैं। चारों ने खुद को प्रणाम किया
और आंतरिक विश्वास की परीक्षा के लिए आगे बढ़े। प्रत्येक पात्र ने अपने सच को पूरी तरह से उगल दिया। भरमचंद लालच छोड़ मानवीय आस्था अपनाने का निर्णय लिया। रत्नाकर अपनी पुरानी गलती स्वीकार की और आत्मविश्वास पुनः पाया। शोभाख्यात शक्ति को रक्षा के साधन के रूप में अपनाया, कब्जा न मानकर। कालिया पहचान की बहुआयामिता को आत्मसात किया, अब छिपने की प्रवृत्ति छोड़ दी। बीबलब की आंखों में खुशी की झिलमिलाहट दिखी और उन्होंने कहा, यह गुफा तुम्हें तैयार कर रही थी, अब तुम उस जीवन में उज्जवल होने को तैयार हो। जैसे ही अकबर बीबलब ने घोषणा की कि सोने की ईंटें अब दरबार की जिम्मेदारी बनेंगी, चारों के मन में एक गहरा स्वर आया। ये ईंटें उनकी व्यक्तिगत यात्राओं का केवल प्रतीक थी, ना कि असली धरोहर। उन्होंने तय किया कि वे खुद की आत्माओं को सोने की जगह महत्व देंगे। अकबर ने सुरक्षित रूप से ईंटों को दरबार तक पहुंचाने का आदेश दिया, लेकिन वहां चौंकने मौका पर उन्होंने उसे कुछ कहते सुना, इनका असली खजाना कुछ और है। इस अलौकिक संवाद के गूंज से चारों ने समझा, शक्ति और सच्चाई की त्रिमूर्ति अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि नवीनतम युग की शुरुआत हो रही है। अंतिम मोड़, जहां कहानी स्थिर हो जाती है, सब कुछ सुलझा हुआ होता है, लेकिन नया युग खुला होता है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। भरोसा, पहचान, संघर्ष, इन सभी से आगे कदम रखा। उन्होंने फैसला किया कि ईंटों का मूल्य नहीं, उनकी यात्राएं मूल्यवान हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है, अब कोई मार्गदर्शन तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। बीबलब ने जोड़ा, अब जो भी हो, ये गुफा, ये ईंट और ये सत्य, सब तुम्हारी स्मृति में एक अमिट छाप छोड़ गया है, और बस वहां से तुम अपने नए जीवन की शुरुआत करोगे। पूरा चक्र पूरा हो चुका है, और बाहर निकलते समय चारों ना घर दिखे, ना लौटे, बल्कि एक नई दिशा में अपनी धरोहर इकट्ठी करते हुए आहिस्ता आहिस्ता गुम हो गए।